नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सेशन के अंदर लाए कैलेंडर क्वेश्चन। तो कैलेंडर का अध्ययन करेंगे सेशन के अंदर, तो आप सभी ध्यान से इसको समझेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या नोट करेंगे। तो देखिए, टॉपिक हमारा कैलेंडर क्वेश्चन। कैलेंडर परीक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे किसी तारीख का वार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसका आधार क्या होता है। ये जो कैलेंडर हमारे सामने प्रचलन में है, ये इस प्रकार से बनाया गया, इसका निर्माण किसने किया था। इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों का इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो यहाँ जो कैलेंडर वर्तमान समय प्रचलन में है, उसका निर्माण ग्रेगरी ने किया था। इसका निर्माण करते समय अनेक भौगोलिक तथ्य, वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन करके कैलेंडर का निर्माण किया गया। और जिस दिन से कैलेंडर का प्रारंभ किया गया, उस दिन को सोमवार के नाम से जाना गया। इस कैलेंडर का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सौर वर्ष क्या होती है। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। सौर वर्ष उस समय को कहते हैं जो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगा समय होता है। यह समय 365 से 1/4 दिन का होता है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये समय 365 दिन कंप्लीट होते हैं और उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का जो समय शेष रहता है, उसको लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है। अर्थात 365 दिन पूर्ण माने जाते हैं और 6 घंटे शेष रह जाते हैं। इन 6 घंटों को प्रत्येक साल में सम्मिलित करके प्रत्येक चौथी साल को एक नए वर्ष का रूप दिया है और उस वर्ष को हम लीप वर्ष या आदि वर्ष के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सौर वर्ष किसे कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है।
ये समय 365 से 4 दिन अर्थात 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 48 सेकंड का होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन पूर्ण रूप से लग जाते हैं। उसके बाद एक 4 दिन जो शेष रहते हैं उसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि समय 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का होता है। इसे लगभग 6 घंटे मान लिए जाते हैं और इन 6 घंटों को मिला करके प्रत्येक 34 साल में 24 घंटे का समय हो जाता है, जिससे एक दिन की वृद्धि हो जाती है। और इसी के आधार पर वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है। नंबर 1 आपकी साधारण वर्ष होती है। साधारण वर्ष जो आपके 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इसको साधारण वर्ष माना जाता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसी प्रकार से जो 1/4 आपका शेष रह जाता है, अर्थात लगभग 6 घंटे आपके शेष रह जाते हैं, इनको मिलाकर के एक नए वर्ष का निर्माण किया और उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। या आदि वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस प्रकार से वर्ष हमारे 2 प्रकार की होती है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि वर्ष आपकी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से एक मूर्ति को बनाने के लिए 5 का संगठन चाहिए, इसी प्रकार से एक दिनांक का निर्माण करने के लिए 4 तत्वों का संगठन चाहिए। जैसे आज के दिनांक हम ले लेते हैं, आज की तारीख आपकी 21/5/2020। साथियों, जैसा आपके सामने स्पष्ट है, 21 तारीख आज आपके 5वें महीने की 20वीं शताब्दी की और 20वीं साल की। तो ये ज्ञात करने के लिए कि वर्ष लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो जैसा पीछे के 2 अंकों के नीचे 4 लिखा है, तो आपको देखना है कि यदि पीछे के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चले जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होती है, और यदि ये भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष सामान्य वर्ष होती है। तो देखिए 20 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा भाग चले जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आपके लीप वर्ष है। यदि इसके स्थान पर
21 होते तो 4 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये साधारण वर्ष होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए 20 के स्थान पर यदि 2000 आपको दे दिया जाता है तो फिर यह भाग 4 का न देकर के 400 का देंगे। यदि 400 का भाग पूरा पूरा चले जाता है तो यह लीप वर्ष या हम कह सकते हैं लीप शताब्दी। इसी प्रकार से मान लीजिए 21 के स्थान पर यदि 21 होते या भाग 400 का देंगे, और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये कहलाएगी साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी। जिस प्रकार से आप लीप वर्ष, साधारण वर्ष या लीप शताब्दी या साधारण शताब्दी का अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसा आपको सामने स्पष्ट है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इसके सप्ताह बनाए जाए तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तो एक दिन आपका शेष रहेगा। इसी प्रकार से लीप वर्ष में यदि सप्ताह बनाए जाते हैं तो 52 सप्ताह पर 2 दिन आपके शेष रहेंगे। ये जो दिन आपके शेष रहते हैं इसे विषम दिन कहते हैं। इसे विषम दिन कहते हैं। साथियों, जैसा आपके सामने स्पष्ट है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, उसी प्रकार से एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो हम कह सकते हैं विषम दिन किसे कहते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो ये थी आपके वर्ष के बारे में एक सामान्य जानकारी कि साधारण वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष क्या होती है। इसके बाद हम इस अध्याय के अंदर कैलेंडर संबंधित अनेक जो छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष व कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपका है वह है 100 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्षों की संख्या। सौ वर्षों में लीप वर्ष साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है, इस प्रकार से 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी।
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 100 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या। यह आपके क्षेत्र हो, तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और क्षेत्र सामान्य वर्ष होते हैं। अगली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वे पूछा जा सकता है कि 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। सौ वर्षों में विषम दिन। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो जिस प्रकार से इनका सोल्यूशन किया जाता है तो लीप वर्षों में 48 विषम दिन होंगे और सामान्य वर्षों में 76 विषम दिन होंगे। ये दिन को सम्मिलित कर दिया जाता है, ये संख्या 124 हो जाती है, जो 7 या 7 से अधिक है। इसलिए इन दिनों की संख्या में 7 का भाग देकर के 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है, जो 5 होती है। जैसे इसमें भाग देंगे 7 एकम 7, 7 7 49, बचे आपके 5। जो ये शेष बच जाते हैं वे हमारे विषम दिन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। इस प्रकार से विषम दिनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। साथियों, जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम आगे अगले पॉइंट पर चल सकें और ये देख सकें कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे और इसी प्रकार से आगे का अध्ययन हम कर सकें। तो संभावना है कि आप सबके समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट आपका 200 वर्षों में विषम दिन। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। इसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 5। यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या आपके 10 होती है, जो कि 7 या 7 से अधिक है।
इसलिए 200 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 10 में 7 का भाग दे दिया जाएगा, जो एक बार जाएगा शेष आपका 3 रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार से हम विषम दिनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 300 वर्षों में विषम दिन साथियों, जैसा कि आपने देखा कि 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो आपके सामने स्पष्ट है कि प्रथम 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। उसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में भी 5 विषम दिन होते हैं। उसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 रहेगी। यदि इन सब का योग कर दिया जाता है तो ये 15 होते हैं, जो कि 7 से अधिक है। इसलिए 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 15 में 3 का भाग, 15 में 7 का भाग दे दिया जाएगा, जो 2 बार जाएगा, शेष आपका 1 रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। चार वर्षों में विषम दिन साथियों, जैसा आपके सामने स्पष्ट है कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, अगले 100 वर्षों में विषम दिन 5 होंगे। उसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में विषम दिन आपके 5 रहेंगे, लेकिन अगले 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपके 6 हो जाएगी, क्योंकि 400 में 400 पूरा पूरा भाग चले जाता है, अर्थात ये लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ विषम दिनों की संख्या 6 हो जाएगी। इन सभी का एक योग कर दिया जाता है तो ये 21 होंगे, जो कि 7 के 7 से अधिक है। इसलिए 21 दिन के सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दे दिया जाएगा, जो कि 3 सप्ताह आपके कंप्लीट बन जाते हैं। 7 के 21 शेष आपका 0 रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। इस प्रकार से साथियों, जैसा आपने देखा कि हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी 5 होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी 3 होती है। इसी प्रकार से 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी 1 होती है और 400 वर्षों में विषम दिन आपके 0 होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में कुल कितने साधारण वर्ष होते हैं, वह कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए साथियों, 400 वर्षों में लीप वर्ष
जैसा आपको याद है कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष आपके 24 होते हैं, उसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। उसी प्रकार से अगले 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी, लेकिन अगले 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आपके 25 होगी। क्यों? क्योंकि ये 400 भी लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ एक लीप वर्ष की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ 100 वर्षों में आपके लीप वर्ष 25 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुल 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97। साथियों, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से आप 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या क्या होगी। चार सौ वर्षों में साधारण वर्ष साथियों, जैसा आपको जानते हैं कि 100 वर्षों में यानी 1 से लेकर के 100 तक के वर्षों में साधारण वर्ष आपके क्षेत्र होते हैं। उसी प्रकार से अगले 101 से लेकर 200 तक के वर्षों में भी साधारण वर्ष आपके क्षेत्र रहेंगे। उसी प्रकार से अगले 100 वर्ष यानी 201 से और 300 तक के वर्षों में साधारण वर्ष आपके क्षेत्र रहेंगे, लेकिन अगले 100 वर्ष 301 से और 400 तक साधारण वर्षों की संख्या में एक की कमी हो जाएगी और ये विचित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 401 लीप वर्ष है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में कुल साधारण वर्षों की संख्या 303 होती है। इन सब का योग यदि कर दिया जाता है तो ये 303 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में कुल साधारण वर्ष 303 होंगे। साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। 400 वर्षों में 29 तारीख साथियों, आपको ज्ञात है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। यदि ये वर्ष साधारण वर्ष है, ये वर्ष साधारण वर्ष है, तो 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। और यदि ये वर्ष लीप वर्ष है तो 12 माह में लीप वर्ष आएगी। तो इस प्रकार से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं कि 400 वर्षों में कुल 29 तारीखों की संख्या क्या होगी। तो जैसा आपने देखा कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 होती है।
तो 97 को 12 से गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक माह में 29 तारीख होगी। उसी प्रकार से 400 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या 303 होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां प्रत्येक वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। यदि इनका कैलकुलेशन किया जाता है तो ये 1164 होगा, अर्थात लीप वर्ष में कुल 1164 बार 29 तारीख आएगी। और यदि इनका कैलकुलेशन किया जाता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि 303 वर्षों के 11 से गुणा कर दिया जाता है तो 3333 होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 3333 बार 29 तारीख आएगी। यदि दोनों को का योग कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में कुल 29 तारीख 4497 होगी। इस प्रकार से आपके सामने स्पष्ट है कि 400 वर्षों में 4497 बार 29 तारीख आएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो साथियों, आप सबके समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माह में कौन कौन से बार 5 बार आते हैं। तो देखेंगे माह में 5 बार आने वाले बार। माह में 5 बार आने वाले बार। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जिस माह में 31 दिन होते हैं उस माह की 1, 2 और 3 तारीख को जो भी वार आते हैं वो कितनी बार आएंगे? 5। जिस माह में 31 दिन होते हैं उस माह की 1, 2 व 3 तारीख को आने वाले वार 5। इसी प्रकार से जिस माह में 30 दिन होंगे उस माह की 1 व 2 तारीख को आने वाला वार 5। जिस माह में 30 दिन होंगे उसकी 1 व 2 तारीख को आने वाला वार 5 बार है। इसी प्रकार जिस माह में 29 दिन होंगे उस माह की 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार है। इसके बाद अंतिम आपसे पूछा जा सकता है जिस माह में 28 दिन होंगे उस माह में कोई भी बार 5 बार नहीं आता है। इस प्रकार से आपके सामने स्पष्ट है कि जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसकी 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आएगा? जिस माह में 30 दिन होंगे उसकी 1 तारीख को, 2 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आएगा? 5 बार। इसी प्रकार से जिस माह में 29 दिन होंगे उसकी 1 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आएगा? 5 बार। और जिस माह में 28 दिन होते हैं उसमें कोई भी बार 5 बार नहीं आता। तो ये थी आपकी कैलेंडर से संबंधित सामान्य जानकारी जो आपके समझ में आ गई। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चल सके।
साथियों, जैसा आपने कैलेंडर की सामान्य जानकारी के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कि वार कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, वार के प्रकार। साथियों, वार दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा वास्तविक वार होता है और एक हमारा काल्पनिक वार होता है। यहां हमें विशेष ध्यान रखना है, यदि प्रश्न हमारा वास्तविक वार का पूछा जाता है तो वास्तविक वार बतलाएंगे, पर यदि प्रश्न हमारा काल्पनिक वार संबंधित पूछा जाता है तो आंसर देते समय भी हम काल्पनिक वार से संबंधित आंसर देंगे। जैसा कि आज दिनांक आपके 21/5/2020 है। हम कहते हैं कि आज गुरुवार है, तो ये आपका कहलाएगा वास्तविक वार। क्या कहलाएगा? क्योंकि वास्तव में आज कौन सा वार है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि आज रविवार, तो हम कल्पना कर रहे हैं कि आज कौन सा वार है, रविवार, तो ये आपका कहलाएगा काल्पनिक। इस प्रकार से वार आपके दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। यदि हमसे प्रश्न वास्तविक वार का पूछा जाता है तो आंसर भी हम वास्तविक वार संबंध देंगे, और यदि प्रश्न में काल्पनिक वार संबंध पूछा जाता है तो आंसर भी हम काल्पनिक वार संबंध देंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी दिनांक का वास्तविक वार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किसी भी दिनांक का वास्तविक वार। किसी भी दिनांक का वास्तविक वार। साथियों, किसी भी दिनांक का वास्तविक वार ज्ञात करते समय कुछ तथ्य हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और वास्तविक वार ज्ञात करेंगे। तो वे तथ्य क्या है आप ध्यान रखेंगे। पहले जो तथ्य हैं वह यह है, जैसा आपको बताया जा चुका है, वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए विषम दिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विषम दिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विषम दिन का उपयोग किया जाता है। अब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी कि विषम दिन क्या होते हैं, जिनका उपयोग करके हम वास्तविक वार ज्ञात करते हैं। तो जैसा भी आपको बतलाया था कि विषम दिन क्या होते हैं, तो अगला पॉइंट आपका रहेगा विषम दिन। साथ ही विषम दिन क्या होता है? जैसा आपको बताया कि कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं।
देखिए कुल दिनों की संख्या में सात का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। देखिए सर, जैसा आपके सामने स्पष्ट है कि विषम दिन क्या होता है, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। अब हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगी कि कुल दिन क्या होता है जिसमें 7 का भाग देकर के विषम दिनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो आप देखेंगे तीसरा पॉइंट आपका है कुल दिनों की संख्या। देखिए कुल दिन के अंदर हम सम्मिलित करेंगे डी एम वाई सी और एल। ये दिन सबका जोड़ कर दिया जाता है तो ये आपके कुल दिन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कुल दिन क्या होता है, डी एम वाई सी एल, इन सबका जोड़ एक कुल दिन कहलाता है। अब हमारे सामने एक नेक्स्ट समस्या होगी, इनका अभिप्राय क्या है, इनको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, क्या कंडीशन होगी। तो आप देखेंगे यहां डी का मतलब डेट होता है, दिनांक होती है। एम का अभिप्राय है, माह के कोड है। माह के कोड है और ये माह के कोड भी आपके साधन वर्ष और लीप वर्ष में अलग अलग होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे साधन वर्ष में माह के कोड क्या होते हैं। साधारण वर्ष में माह के कोड, साथियों वर्ष में प्रथम माह आपका जनवरी होता है, उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनका कोड इस प्रकार से होता है। जनवरी का कोड आपका 1 रहेगा, फरवरी का 4 रहेगा, मार्च का भी 4 रहेगा, अप्रैल का 0 रहेगा, मई का 2 है और जून का आपका 5। तो हम कह सकते हैं जनवरी का कोड आपका 1 होगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5 रहेगा। इसी प्रकार से जुलाई का आपका कोड रहेगा 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का
1, नवंबर का 4 और दिसंबर का आपका 6 होगा। तो ये आपके साधारण वर्ष में माह के कोड रहेंगे जो आपको ध्यान रखना है, और इनको सिंपली रूप से याद किया जा सकता है। जैसा वर्तमान जो समय है, तो 4G का समय, उसमें सभी अपने पास मोबाइल फोन रखते हैं, उसमें एक एक नहीं दो सिम रखते हैं। जैसे पहली सिम का नंबर है 144 025 और दूसरी सिम का नंबर है 036 146, और मोबाइल नंबर को कभी नहीं भूलते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 144 025 036 146। तो ये थे हमारे साधारण वर्ष में कोड, जिनको कि आप याद कर सकते हैं और इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो साथियों, ये सारी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो आगे चलेंगे। इसलिए आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में देखने में आपको सुविधा रहे, समझने में सुविधा रहे। तो सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे आप देखिए, जैसा आपने देखा साधारण वर्ष में माह के कोड, उसी प्रकार से लीप वर्ष में जो माह के कोड होते हैं, तो बी पॉइंट आपका है लीप वर्ष में माह के कोड। माह के कोड साथियों, लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के माह के कोड में परिवर्तन होता है, बाकी महीनों के कोड आपके समान रहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं लीप वर्ष में जनवरी का 0 व फरवरी का कोड 3 होता है, बाकी महीनों के कोड आपके समान रहेंगे। तो मात्र आपको इतना सा ध्यान रखना है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 रहेंगे, शेष माह के कोड समान रहेंगे। शेष माह के कोड समान रहेंगे। तो ये थे हमारे माह के कोड। इसके बाद अगला आप देखेंगे वाई। तो वाई का मतलब होता है वर्ष। इसके बाद आपका रहता है सी, और सी का मतलब होता है शताब्दी के कोड। तो देखिए साथियों, शताब्दी का कोड आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है
किसी भी शताब्दी में 4 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसके अनुसार कोड का निर्धारण किया जाएगा। तो किस प्रकार से आप शताब्दी कोड ज्ञात करेंगे? तो शताब्दी लेंगे, शेषफल आपका बचेगा और उस अनुसार कोड का निर्धारण करेंगे। देखिए कोई सी भी शताब्दी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 20वीं शताब्दी ले ली, तो 20 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। यदि कोई सी भी शताब्दी हो, भाग देने पर यदि 0 शेष बचता है, कितना शेष बचता है? 0, उसका कोड हम 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने 21वीं शताब्दी यहां पर ले ली, 21 में 4 का भाग देंगे, शेष आपका 1 रहता है, तो कोड हम 4 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 22वीं शताब्दी आपने ली, शेष आपका 2 बचता है, तो कोड आप 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने 23वीं शताब्दी ले ली, भाग 4 का देंगे, शेष 3 बचता है, तो कोड 0 लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है शताब्दी आपकी कोई सी हो सकती है, XYZ। आपको इतना सा ध्यान रखना है, भाग देने पर यदि शेषफल 0 बचता है तो कोड 6 लिखेंगे, 1 बचता है तो कोड 4 लिखेंगे, 2 बचता है तो कोड 2 लिखेंगे, और यदि 3 बचता है तो कोड 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम शताब्दी के कोड ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट कोड बच जाता है L। L का मतलब होता है लीप और शोकी से, लीप वर्षों की से। साथियों, जैसा आपके सामने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है, तो हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दी गई वर्षों तक कुल कितनी लीप वर्ष होगी? तो वर्ष बटा 4 बराबर पूर्ण भाग। पूर्ण भाग यानी किसी दी गए वर्ष में, किसी दी गए उसमें 4 का जितनी बार पूरा पूरा भाग चले जाता है, वही लीप वर्षों की संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे अभी आपकी वर्ष 97 दे दी, तो 97 में 4 का भाग देंगे तो 24 बार कंप्लीट जाएगा, शेष आपका 1 रह जाता है। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या कह सकते हैं कितनी होगी? 24। इस प्रकार से आप लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ दिन जिसके अंतर्गत DMYCL को लिया गया है। तो साथियों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसमें किसी दिनांक का वास्तविक भाग से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो इस जानकारी को अपने सभी साथियों के पास शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।